Welcome to my YouTube channel. I'm Brajesh Mohan, and in this particular video I'm going to discuss about general awareness as well as ESI current affairs for RBI Grade B 2023. So our discussions will be mainly based on right analysis, right source and right approach. So I'm going to simplify these two sections for you. We will discuss many things, many frequently asked questions based on these two sections. So I would request all of you to watch this video till end, and if you like the video then do like and share it with your friends so that they can also get info about it and they can know about the channel. So please do share and subscribe this YouTube channel. Let's start the session. So what are the discussions today? We will discuss previous 2 years question trends. Why only 2 years? Why not about 2019 exam? Guys, pattern has been changed from 2021, and from there even the trends of exam, the type of questions have already changed. So there is no point discussing 2019 paper. Our major discussion should be on 2021 and 2022. If you have seen the previous year cutoff, in 2019 the cutoff was around 120, but it dropped to 65-67 in 2021. Just because of general awareness as well as the nature of questions had drastically changed in the year 2021. So we will compare 2021-2022 and we will see from where the questions have been asked. सेकेंड डिस्कशन होगा नेचर ऑफ डिफिकल्टी के बारे में कि क्या जो सेक्शनल टाइमिंग होती है 25 मिनट की जनरल अवेयरनेस के लिए, इज दैट सफिशिएंट टू आंसर ऑल द 80 क्वेश्चंस, या डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस, बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, और क्यों जो है डिफिकल्टी इंक्रीज हुई, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दीज 3 सेक्शन, दीज 4 सेक्शंस, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अनदर थिंग होगा व्हाट आर द सोर्सेज टू फॉलो. देयर आर वेरियस सोर्सेज, अराउंड 100+ सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि 6 to 7 सोर्सेज जो है वो बेसिकली आपको मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है. अब उन 6 to 7 सोर्सेज में कौन से जेन्युइन है, कौन से मैं फॉलो करता हूँ या मैं रिकमेंड करता हूँ, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. हाउ मेनी मंथ ऑफ अपडेट्स टू बी कवर्ड, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो. डिफरेंस बिटवीन जनरल अवेयरनेस एंड ESI करंट अफेयर्स, या कह सकते हो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, या कह सकते हो व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन जनरल अवेयरनेस एंड ESI करंट अफेयर्स, व्हाट्स द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन फाइनेंस. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक देखो. आपके जितने भी डाउट्स हैं इस सेगमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे. ओके guys, if you have not joined my telegram channel Brajesh Mohan Tutorial, so please definitely join. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वो चैनल बेसिकली आपके लिए गोल्ड माइन सर्विस हो सकता है. वहाँ पर डेली आपको न्यूज़ पेपर के हाइलाइट्स कह सकते हो या वेरियस जो आर्टिकल्स होते हैं उसका मैं आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, और भी अपडेट्स आपको आते रहते हैं दिन भर. सो प्लीज़ डू ज्वाइन द, ऑलरेडी अराउंड 8000 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी उसको जरूर ज्वाइन करें. So before moving ahead, I want to give you update about 2 courses, and those are descriptive writing. फर्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव, आपको पता है कि जो फेज 2 एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है, राइट. एंड आउट ऑफ दिस 300 मार्क्स आपके 200 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर होते हैं, मतलब आपको आंसर राइट क्लिक करने होते हैं. 50 मार्क्स ESI में, 50 मार्क्स फाइनेंस मैनेजमेंट में, एंड 100 मार्क्स इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के. ये सब के सब आपको टाइप करने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट अप्रोच होता है. आपको राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी, और वो अच्छी होनी चाहिए. आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, मिस्टेक्स आप कम करने चाहिए. तो ये तभी हो पाता है जब आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, आपको एक डिटेल फीडबैक मिल पाए. और इसी के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है. काफ़ी रिक्वेस्ट था मेरे पास, तो इसको आपको लॉन्च किया गया है. एंड इट विल बी ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बैच के लिए. और ऑलरेडी 20+ लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो ओनली 30 सीट्स हैव बीन लेफ्ट. तो हरी अप, जल्दी से आप रजिस्टर कर लो ताकि आपको आप मिस आउट नहीं कर जाओ. लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अनदर थिंग है PIB मैगजीन.
और इट्स नॉट जस्ट पीआईबी, बेसिकली ये पूरा का पूरा ईएसआई करंट अफेयर्स को कवर करता है। इसमें पीआईबी में बस आपको प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी आते हैं, बट एडिशनली मैं आपको आरबीआई सेबी के सर्कुलर, ग्लोबल एंड नेशनल रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि बेसिकली ये पीआईबी मैगजीन नाम के लिए ये पूरा का पूरा ईएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस के जो 8-10 नंबर के करंट अफेयर्स होते हैं उसको, और साथ ही साथ आपको जैसे कि पता है कि इवन प्रीली में भी, जैसे हम लोग देखेंगे आगे, प्रीलिम में भी आपको ये चीज़ें पूछी जाती है, सारी चीज़ें। तो ऑब्वियस सी बात है प्रीलिम के भी आपको 30-35 मार्क्स जो है ये मैगजीन कवर करता है। तो ये आपके लिए एक श्योर शॉट मैगजीन है, आप ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब करें, बाय करें। मंथली वाला भी अवेलेबल है, 3 मंथ का भी अवेलेबल है, आप जो भी आपको चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। पर्पस यही है कि आप इसको फॉलो जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं वेटेज क्या है करंट अफेयर्स का आपके इस एग्जाम में, और उसको समझने के लिए मैंने एक पूरा का पूरा 3 डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 सर्कल देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का है। आपको पता है यहाँ पर 80 मार्क्स आएंगे, तो ये तो पूरा का पूरा मुझे पता है कि करंट पर बेस्ड होगा, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक अवेयरनेस के भी होंगे, लेकिन वो भी करंट से ही रिलेटेड होते हैं। कि जो भी आपको, जैसे नेशनल पार्क अगर कोई रिसेंटली नया न्यूज में है, जैसे भी रिसेंटली एलिफेंट बेसिकली नेशनल पार्क हुए हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेनेटरीज वगैरह तमिलनाडु में थे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1-2 बने हैं। तो ये सब के बारे में आपको, चूंकि करंट से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको पूछा जाते हैं। बेसिकली आप स्टैटिक अपडेट हुआ, लेकिन ये करंट में था तो उसको आपको पूछ लेते हैं। ये हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स वगैरह आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो करंट से रिलेट करके आपको स्टैटिक पूछा जाता है। सेकेंड सेगमेंट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, यहाँ पर 50 मार्क्स के आपको एमसीक्यू, ये तो डायरेक्टली आपको करंट पर ही बेस्ड होते हैं। अराउंड आउट ऑफ 50 हार्डली 2 या 3 मार्क्स कह सकते हो जो कि आपको स्टैटिक वाला जो सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स का उस पर जाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका करंट पर ही बेस्ड होते हैं। 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, ये बेसिकली करंट इशू को आपके सिलेबस से कनेक्ट किया जाता है। जो भी आपका इकोनॉमिक्स में सिलेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, उसको बेसिकली ये करंट से रिलेट करके पूछते हैं। तो आपको करंट भी आना चाहिए और उसके बारे में बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, देन ओनली आप इस पर लिख पाओगे। और अराउंड 8 से 10, 8 to 10 जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सोशल इशू के, और उसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट विद योर करंट अफेयर्स, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर अच्छा लिख पाओगे। सो बेसिकली ये 50 मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव का, ये करंट और स्टैटिक का बेसिकली कॉम्बो होता है, उसको बेसिकली मिला कर लिखते हैं। इवन इसमें आपको प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको करंट के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा, इनिशिएटिव जो सरकार की तरह लॉन्च किए गए हैं उससे रिलेटेड वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। सिमिलरली ऐसे जो है, इसमें आपको 4 ऐसे रहते हैं, 5 ऐसे रहते हैं। 5 में से आपको 2 जो है बेसिकली करंट से ही रिलेटेड होता है, 2 या 3 आपको अलग अलग इशू से रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से हो गया, या कोई आपको कोर्ट पर एक ऐसे पूछ दिया गया, तो उस तरह से आपको दिया जाता है। इवन आपको कोर्ट वाला ऐसे को भी आप करंट से रिलेट कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर एक था, आइंस्टीन का कोर्ट था, राइट, उसको बेसिकली जो रशिया एंड यूक्रेन वार है उससे आपको कनेक्ट करके लिखना था, तो वो भी चीज़ आप करंट से रिलेट कर सकते थे। देन देयर इज फाइनेंस करंट अफेयर्स, इसमें कम पूछे जाते हैं क्योंकि मैनेजमेंट से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ वैसे पोर्शन सेम रहता है, लेकिन फाइनेंस के स्टैटिक्स से आपको क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर भी आपका करंट का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स का, आपका जनरली कह सकते हो वेटेज है फाइनेंस में। लेकिन मेजर वेटेज आपका ईएसआई में रहता है। यहाँ पर आपको 50 के 50 क्वेश्चन जो 50 के 50 मार्क्स, क्वेश्चन तो 30 ही होंगे, वो सारे के सारे आपको इधर से ही रहते हैं, करंट से ही बेस्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एनालिसिस देखते हैं, जनरल अवेयरनेस पर बेसिकली फोकस करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में अगर हम लोग बात करें तो 2021 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा, और 2022 में क्या वहीं से क्वेश्चन पूछे गए या डिफरेंट थे, या कितने पूछे गए, क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, ये चीज़ समझते हैं। तो आप देख सकते हो जो पहला सेगमेंट है वो है बैंकिंग, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आरबीआई सेबी सर्कुलर। ये सेम टू सेम आपको फेज 2 के लिए में भी पूछा जाता है, मैं आपको यहीं पर मेंशन करते चलूँगा। मार्क्स वेटेज डिफरेंट होगा, लेकिन ये फेज 2 के लिए भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फेज 1 में आपको 2021 में 24-25 यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। चूंकि 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चंस होते हैं, 24-25 पूछे गए थे। ये अप्रॉक्स है क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, 25 मिनट में 80 क्वेश्चंस
करना मुश्किल है तो क्वेश्चन को याद रखना सोचो कितना मुश्किल होगा। तो बेसिकली हम लोग अप्रॉक्स लेकर चलते हैं कि एक अराउंड राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ कि इतना आपको पूछा गया था। और चूंकि मैं आपको पेपर दे रहा हूँ तो मुझे आपको यहाँ पर जेन्युइन आइडिया है और मेरे स्कोर भी ठीक ठाक आए हुए हैं। अगर आपको मेरे स्कोर्स देखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हो, मैंने सारा का सारा अपना स्कोर शेयर कर रखा है कि प्रीवियस ईयर में मेरे कितने कौन से एग्जाम में या कौन से सेक्शन में स्कोर आए हैं। ओके, तो 28 to 30 यहाँ पर था, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्रीज हुआ। बैंकिंग और आरबीआई सर्कुलर से उन्होंने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, यहाँ पर ज़्यादा पूछे हैं और वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह क्वेश्चंस पूछे गए थे, डाटा काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, चूंकि बजट आपको 1 फरवरी को आता है और आपका एग्जाम उसके तुरंत बाद होता है, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे रिसेंट एग्जाम होता है बजट एंड इकोनॉमी के बाद, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर 10+ क्वेश्चन, 12 to 13 या 10 to 11 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आए ही आए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ये फेज 2 में भी काम आएगा और फेज 1 में आपको काम आता है, इवन इंटरव्यू स्टेज में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। देन देयर इज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, जो बेसिकली पीआईबी वाला पार्ट है वही आपका हो गया। एंड गाइस, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आने के तुरंत बाद अगले मंथ वाले जो आपको पीआईबी मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें आपका इसका डिटेल समरी दिया जाता है। तो ये उसको आपको चिंता नहीं करना है कि कहाँ से समरी करेंगे, कहाँ से इसको कवर करना है। आपको डिटेल जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सारा का सारा पीआईबी के मैगजीन में ही पोस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि जो मार्च वाला पीडीएफ आएगा उसमें आपको नहीं, फरवरी वाला जो आएगा उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 31 को ही आ जाती है। और जो उसके बाद वाला आएगा उसमें आपको बजट को भी कवर कर दिया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिफोर एग्जाम आपके ये चीज़ें कवर कर दी जाएंगी मैगजीन में। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, ये बेसिकली आपको पीआईबी पर बेस्ड होता है। जो भी आपको नए लॉन्च प्रोग्राम्स हुए हैं या जो पुराने प्रोग्राम्स फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। न्यू एंड ओल्ड, ओल्ड वाले कौन से, जो न्यूज़ में हैं। और न्यूज़ में कैसे रहते हैं, बेसिकली उसके बारे में जैसे पार्लियामेंट में किसी क्वेश्चन पूछ लिया गया सरकार से या उससे रिलेटेड कोई सरकार ने अपडेट दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे आपको पीआईबी पर आते रहते हैं। पीआईबी एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उस पर इसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको ये मैं पीआईबी मैगजीन के माध्यम से कवर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, इससे आपको कम क्वेश्चन था क्योंकि फेज इंटरनेशनल अफेयर्स तो कह भी सकते हो। ये रिपोर्ट इंडेक्सेस क्योंकि वो फेज 2 में यहाँ से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उन्होंने फेज 1 में थोड़ा कम रखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगले साल ये कम ही रहेगा, मे बी अगले साल 10 क्वेश्चन पूछ ले, तो ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। देन देयर इज नेशनल एंड स्टेट करंट अफेयर्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं। स्पोर्ट्स, ये बेसिकली मैं इसको एसएससी बोलता हूँ, सोल सकिंग करंट अफेयर्स। आपने अगर मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा ये वर्ड एसएससी, सोल सकिंग करंट अफेयर्स होते हैं। और अगर आप देखोगे तो कोई भी मैगजीन हो, कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी सोर्सेस हो, उसमें आपको आधा, अगर 300 पेज का अगर कोई मैगजीन है तो 150 पेज यही लोग ले लेता है। यही जो अपडेट्स होते हैं ये 150+ पेजेज को आपको यही अपडेट्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज कुछ खास नहीं है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि, और ये पूछे भी जाते हैं आपको लास्ट 3 मंथ्स के, हार्डली लास्ट 3 मंथ्स के आपको पूछे जाते हैं। जनरली ये वाले जो अपडेट्स हैं जैसे बैंकिंग वाला हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये खास करके आपको 6 to 8 मंथ्स के, 6 मंथ तो कम से कम आपको पता होने ही चाहिए। लेकिन ये जो आपको नेशनल करंट अफेयर्स या स्टेट करंट अफेयर्स हो गए या ये सब हो गए, ये बेसिकली आप 3 मंथ का भी करके जाओगे तो आपके सफिशिएंट हो जाते हैं, उतने से ही आपको पूछे जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा कितना करना है, वरना लोग क्या बोलते हैं कि 6 महीने पढ़ लो, 4 महीने का पढ़ लो, लेकिन वो सबके लिए ट्रू नहीं है। उसमें आपको डिफरेंशिएट है कि कौन सा सेगमेंट में 6 महीने है, कौन सा मंथ के आपको 8 महीने पढ़ने पड़ेंगे, 8 मंथ्स के लिए पढ़ने पड़ेंगे, फेज 2 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, फेज 1 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस, ये वेटेज था बेसिकली। ना जनरल अवेयरनेस में आता क्या, ऑलरेडी आपने यहाँ पर देख लिया है क्या क्या चीज़ें हैं, फिर भी इसको मैं एक तरह से पूरा फिर से बताता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस आपको बेसिकली जो सिलेबस है आपका इस तरह से है कि यहाँ पर आपको आरबीआई से भी रेगुलेटरी न्यूज, रेगुलेटरी में बेसिकली आपको IRDAI भी है, PFRDA भी है, ओके, और IFSCA भी है। 5 रेगुलेटर्स हैं। उसके अलावा 5 आपको जो है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, AIFI। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है, ये बेसिकली नेशनल
NBFIs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट एंटिटीज है, जैसे कि नाबार्ड, NHB, एक्जिम, NABDFI, एक और है, और SIDBI। ये 5 जो है बेसिकली आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये 100% गवर्नमेंट एंटिटी है, हालांकि ये रेगुलेटेड आपको RBI के द्वारा ही होता है। ये 100% आपको एंटिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसके अलावा आपको उसके बारे में भी पढ़ना होता है। ये भी एक तरह से रेगुलेटर्स ही हैं, हालांकि RBI रेगुलेटर और रेगुलेटर कह सकते हो, लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी आपको रेगुलेटर्स है। जैसे SIDBI आपको MSMEs का रेगुलेटर है, नाबार्ड आपको रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव्स के लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको रूरल कोऑपरेटिव है उसके लिए है, एक्जिम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, NABDFI जो है बेसिकली आपको डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए है। तो ये सब अलग अलग रेगुलेटर्स ही हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए, इसके न्यूज़ भी आपको पता होने चाहिए। देन देयर इज बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे GDP वगैरह का GDP वगैरह का डाटा हो गया, या कॉर्पोरेट न्यूज़ भी, यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर्स भी लिख सकते हो, जो कॉर्पोरेट के न्यूज़ होते हैं कि अलग अलग बैंक ने किस तरह से क्या रिपोर्ट किया है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बैंकिंग में आपको पूरा का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, चाहे वो RBI वगैरह की न्यूज़ के साथ साथ जो अलग अलग बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, इंश्योरेंस, ये 5 आपको सेगमेंट होते हैं बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ये सब जो है इनके बारे में भी आपको, नॉन NBFCs वगैरह के बारे में भी आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कोई अगर अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन देयर इज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो आपको बेसिकली ओल्ड एंड न्यू आपको बेसिकली करने होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। देन देयर इज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, आपको जितने भी यूनाइटेड नेशंस के, नीति आयोग के, ये सब के रिपोर्ट्स आते हैं वो आपको करने होते हैं। देन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, डिफेंस के जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, या डिफेंस में बेसिकली आपको कुछ अगर नया चीज़ लॉन्च हुआ है तो उसको करना होता है। साइंस एंड टेक्स में आपको बेसिकली ऐप्स या जो भी साइंस एंड टेक्स के न्यूज़ वगैरह होते हैं, नए नए रिसर्च वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ आपको ऐप्स एंड डिजिटल ऐप्स वगैरह या जो डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग टेक्नोलॉजी वाले में कवर करते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव जो सरकार के होते हैं या अलग अलग होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। समिट्स, कॉन्फ्रेंस एंड MOUज आपको यहाँ पर कवर करने होते हैं। समिट्स जैसे कि अभी G20 होने वाला है, राइट, G20 समिट होने वाला है, बिम्स्टेक समिट हो गया, आसियान समिट हो गया। इसके अलावा अभी तो G20 काफ़ी न्यूज़ में रहेगा क्योंकि भारत G20 होस्ट कर रहा है, SCO भी भारत होस्ट कर रहा है। तो ये दोनों से कई सारे समिट्स भारत में होंगे इन दोनों के, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं आगे के एग्जाम्स में। इवन डिस्क्रिप्टिव में भी आपको G20 पर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आंसर राइटिंग में। देन देयर इज अपॉइंटमेंट ऑबिटरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछाते हैं। देन देयर इज स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जो मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सब आपको यहाँ पर पूछे आते हैं, राइट। तो ये आपका सिलेबस है बेसिकली, इतने आपको कवर करने होते हैं। ओके तो ना यहाँ पर जो है हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। नॉन एक जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसी चीज़ को जो हेडिंग मैंने चेंज नहीं किया है। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ आपको कवर करना होता है, फिर हम लोग सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 25 मिनट सफिशियंट है 80 क्वेश्चंस के लिए, नेचर ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2021 में मैंने पेपर दिया था तो एकदम से बाउंसर निकल गया, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 120 मार्क्स वाला, जो 2019 में पेपर आया था कट ऑफ 120 के अराउंड था, और उस टाइम पर 65-70 बेसिकली लोग जनरल अवेयरनेस में कर लिया करते थे। और यहाँ पर जब पेपर चेंज हुआ था, सेक्शनल टाइमिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 19 और 21 के बारे में बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि क्या बेसिकली इशू आया था। और फिर मैं आपको 22 के बारे में बताऊंगा, इससे आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। तो 19 में क्या था कि हम लोग को कम्युनिटिव टाइम था, 21 में क्या हुआ सेक्शनल टाइमिंग आ गया। तो यहाँ पर तो हम लोग ये माइंड में सेट करके गए थे कि यार 120-125 को टारगेट करना है, 125 लेकर आना है। जब वहाँ पेपर देखने गए और सबसे पहला आपको सेक्शन जो होता है वो GA का ही सेक्शन होता है, आपको GA से ही स्टार्ट होता है पेपर, तो GA का सेक्शन था
और जब क्वेश्चन देखने को मिले यार ये क्या है, ये तो क्वेश्चन इतने लेंदी क्वेश्चन हैं, और स्टार्ट में मुझे लगा कि 5 से 10 मिनट में थोड़ा सा धीरे के यार बना लेंगे, 25 मिनट में तो हो ही जाएगा ना, आगे क्वेश्चन उस तरह से होंगे। तो ये हो ही जाएगा के चक्कर में क्या हुआ कि आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 55 क्वेश्चन, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं किसी एग्जाम में हुआ है जहाँ पर कि मैं 100% क्वेश्चन को टच ना करूँ जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ये दोनों मेरा अच्छा सेक्शन माना जाता है, मेरा अच्छा है, तो ये मैं हमेशा जो है करता हूँ। और लेकिन यहाँ पर 25 मिनट के बाद मैं 55 नंबर क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 55 तक, मीन्स उसके बाद जो है अराउंड 25 क्वेश्चंस को मैं देखा भी नहीं है, मे बी वो इजी होंगे या कैसे होंगे पता नहीं, मैं देख भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि उस तरह से मैं मेंटली तैयार नहीं था। बट जब 2022 का फिर पेपर आया तो मैं इस बार तैयार था कि इस बार तो गलती नहीं करनी, और मुझे पता था कि सिमिलर ट्रेंड पर आप क्वेश्चन जो आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद SBI IBPS वगैरह के एग्जाम वगैरह होते हैं, और मैंने देखा था कि किस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस को अब चेंज कर दिया है, खास करके GA में किस तरह से उन्होंने बदलाव किया है। तो 2022 में आई वाज ऑल गन ब्लेजिंग, मैं स्टार्ट से ये माइंड में सेट था कि क्वेश्चंस तो मैं 80 तक पहुंच ही जाऊंगा। ओके, बीच में अगर जो लेंदी क्वेश्चंस दिखेंगे उसको छोड़ते जाऊंगा, लेकिन 80 तक देख लूंगा, ताकि जो इजी हो वो छूटे नहीं। पर्पस आपका क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस अगर छूटता है तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट मार्क्स है कि उतना मिलेंगे। डिफिकल्ट वाले में कन्फ्यूजन होता है कि हाँ गलती हो जाएगा, सही भी होगा, लेकिन इजी वाला श्योर शॉट होता है कि दिखेगा। लेकिन तभी आप उसको फिगर आउट कर पाओगे जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार देख लोगे, राइट। तो मेरा अप्रोच क्या था कि जो भी क्वेश्चंस लेंदी दिख रहा था उसको मैं बीच में छोड़ रहा था। जैसे लेंदी कहने का मतलब कि मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, मतलब कि एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट 1, 2 और 3, किसी में तो 4 स्टेटमेंट थे, और फिर आपको ऑप्शंस दिए गए कि ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट, ओनली 1 and 4 इज करेक्ट। इस तरह वाले जो ऑप्शंस आते हैं, ओनली 1 and 2 या ओनली 1, 2, 3, इस तरह के जो ऑप्शंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलते हैं वहाँ पर एग्जाम में। ये बेसिकली मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चंस वहाँ पर दिखे थे। मैंने इस तरह के जो भी क्वेश्चन जो मुझे लगता था यार ये तो मैंने पढ़ के आया हूँ, तो उसको मैं कर रहा था, और बाद बाकी चीज़ों को मैं लगभग छोड़ रहा था, ताकि मैं ईजी वाले सारे के सारे कर पाऊँ। तो हाँ, मैंने 8-10 इस तरह के जो भी क्वेश्चंस थे बड़े बड़े, जिसको मैंने नहीं किया था, वंस अगेन जो मुझे आते थे, जो मैंने जैसे RBI के सर्कुलर्स वगैरह या जो RBI के रिपोर्ट्स वगैरह थे, वो सब मैंने पढ़े हुए थे, तो वो मुझे आते थे, और उस पर बेस्ड, या जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली जो आपको यहाँ पर उस पर भी बेस्ड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मुझे आते थे। तो उसको मैंने कोशिश किया कि 40 to 45 सेकेंड में कर लूँ, तो जो ड्यूएबल थे उसको मैं करता गया। और लेकिन इससे क्या हुआ कि मैं 80 क्वेश्चंस तक पहुँच पाया था, और इस कारण से मेरे लास्ट ईयर स्कोर जो थे 53 थे, और उससे पहले तो काफ़ी गंदा स्कोर था, पूछो ही मत। 55 मैंने अटेम्प्ट ही किया, तो समझ लो क्या स्कोर आया होगा। तो ये लास्ट 2022 में मेरे 53 आए। इसलिए तो यही चीज़ आपको भी करनी होती है। 25 मिनट सफिशियंट है? नो। आप अगर किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा सफिशियंट नहीं है। अगर आप फंस गए ये लेंदी क्वेश्चंस में या इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वगैरह में, अगर आप फंस गए उसमें टाइम अगर आपने 40 से 45 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने किसी क्वेश्चन में दे दिया, तो आप समझ लो 80 क्वेश्चन तक तो पहुँच नहीं पाओगे। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि पहली बात तो ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, मॉक टेस्ट के माध्यम से, क्विजेज के माध्यम से, या जो भी आपको चीज़ें सोर्सेज मिले हुए हैं उससे आपको प्रैक्टिस करना होता है। इससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आप जो फटाफट रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होती है, फटाफट आप देख के उसको समझ पाते हो, आप पूरा नहीं पढ़ना पाता चीज़ों को, आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करके हुए आंसर कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली प्रैक्टिस के माध्यम से जनरेट होती है, और उसके लिए काफ़ी आपको करना पड़ता है वो प्रैक्टिस। दूसरी बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे स्टक नहीं होना है, मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, बिकॉज नॉट ऑल द 80 क्वेश्चंस विल बी डूएबल। ये तो आप भूल ही जाओ, वो जमाना गया अब, तो सारे के सारे क्वेश्चंस तो डूएबल नहीं ही है। तो मुझे चाहिए कितने, 45 से 50 मुझे मार्क्स चाहिए। ये आपके दिमाग में सेट है कि मुझे इतने के लगभग चाहिए, अगर पेपर डिफिकल्ट या सिमिलर ट्रेंड पर है। अगर पेपर ईजी आ गया तब तो जितना आएगा उतना कम ही है। तो लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट है, जो कि बेसिकली आजकल हम लोग देख रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में क्या है कि आपको एक टारगेट होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पूरा का पूरा मेहनत करना चाहिए। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या है कि मैंने बता दिया कि स्टक नहीं होना है, और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर थोड़े से लेंदी दिखें तो उसको आपको स्किप कर सकते हो, ताकि, और या उसको मार्क रिव्यू कर लो। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप मार्क एंड रिव्यू करते चलो, वो ऑप्शन होता है, ताकि बाद में अगर आपके पास टाइम बच भी गया तो बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चंस पर। लेकिन आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है कि टाइम आपको ज़्यादा नहीं देने हैं।
देन देयर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा टफ होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि आपको क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस में आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए, क्योंकि 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट वाले ही पूछ रहे हैं वो लोग, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड था डाटा बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स एंड बैंकिंग अफेयर्स। जो भी आरबीआई के रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, या जो भी अलग अलग नीति आयोग की रिपोर्ट्स है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट्स हैं, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं, उस पर बेस्ड आपको डाटा पूछा जाता है। और डाटा कन्फ्यूजिंग होता है, उसको आपको सोचने में थोड़ा सा या दिमाग में लाने में टाइम लगता है, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन आप जनरली डायरेक्ट वाले क्वेश्चन 30 सेकंड में कर सकते हो, डाटा वाले को आपको थोड़ा सा स्टक हो जाओगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी एक तरह से बेसिकली आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन देयर इज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। इसको भी आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आप पढ़ के जाते हो, उसको वहाँ पर जो है फिर से रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि 25 मिनट, ये समझाना है कि 25 मिनट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, उन चीज़ों के लिए आप रेडी रहते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे। जब मैंने किया हुआ तो आप भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आपके टारगेट्स जेन्युइन होने चाहिए। आपको अब 70 मार्क्स के टारगेट नहीं रखने चाहिए, लेकिन आपके जेन्युइन टारगेट्स होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या अप्रोच आपका होने वाला है। देन देयर इज व्हाट आर द सोर्सेज टू फॉलो, आगे डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी मंथ ऑफ अपडेट्स टू बी फॉलोड, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। जनरल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ GA वर्सेस ESI के बारे में जो एक डिस्कशन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में आपको 100 मार्क्स रहता है, 30 मिनट आपको प्लस 90 मिनट। 30 मिनट आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है 50 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। बेसिकली ये आपको 3 चीज़ों से पूछा जाता है। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको ये 30 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 30 के 30 मान लो, या 26 27 क्वेश्चन ये मान कर चलो कि आपको इन्हीं तीनों चीज़ों से पूछा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? RBI, सेबी या रेगुलेटरी बॉडी के सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यूनाइटेड नेशंस, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, IMF, हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड आपको पूछा जाता है। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी जो रिसेंटली लॉन्च्ड हुए या जो फ्लैगशिप है उसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल्स है, मैंने एक आर्टिकल उसे पोस्ट कर रखा है, बट मैं आपको आगे ESI पर भी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल में पता चल सके। देन देयर इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग। इसमें आपको करंट प्लस स्टैटिक को मिक्स करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसको आपको पूछा। जैसे लास्ट ईयर मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी न्यूज़ में था, बार बार न्यूज़ में था, तो उसको रिलेट करके आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब के आपको बेसिकली करंट और स्टैटिक को कनेक्ट करके पूछे आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जनरल अवेयरनेस में ऑलरेडी आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, वही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो क्या मुझे दोबारा इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है, या एक ही बार में अगर मैं डिटेल में पढ़ लूँ तो मुझे दोनों जगह काम आ जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड वाला अप्रोच सही होगा। तो राइट अप्रोच क्या है यहाँ पर? राइट अप्रोच है कि आप ये जो सेक्शंस हैं, RA की अगर हम लोग बात करें, तो RA क्या है कि ये जो सेक्शंस हैं इसको आप डिटेल में कवर करो, ताकि आपको दोनों जगह काम आए। क्योंकि अगर आपने मार्क्स वेटेज देखा होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो सेक्शंस है, रिपोर्ट्स, इंडेसेस या बैंकिंग का, ये सेक्शंस आपके अराउंड 40 मार्क्स 35 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स तक के हैं, फिर फेज 1 में भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर यहाँ पर डिटेल में करते हो, तो राइट अप्रोच क्या होगा कि इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में करें। तो ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स है, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके लिए मैं आपको एक PDF रिकमेंड करूंगा, और वो है अफेयर्स क्लाउड का। उनका बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स का सेपरेट PDF आता है। रिमेंबर, उनका बैंकिंग इकोनॉमिक अफेयर्स का सेपरेट मंथली PDF आता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो मंथली वाला आपको, वैसे 120 पेजेस का PDF होता है, लेकिन उसमें 60-62 पेजेस MCQs के होते हैं। मतलब अपने काम के बस 60 पेज हैं। तो ये मंथली 60 पेज आप पढ़ सकते हो, और 5 से 6 महीने का अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो मतलब मेरा PIB प्लस उसको अगर मिलाकर पढ़ लोगे तो अच्छा खासा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपकी एक तरह से डन हो जाएंगी। क्लियर? नाउ व्हाट आर द सोर्सेज टू फॉलो? तो बस मेरे पास तो 3 ही सोर्स हैं, मैं यही चीज़ें करता हूँ और मैं यही रिकमेंड भी करता हूँ। आपके पास और भी हो सकते हैं, आप अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग टीचर्स को, अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ को फॉलो करते हो, लेकिन मैं बस 3 चीज़ करता हूँ। अफेयर्स क्लाउड, इसको मैं AC लिखता हूँ। PIB मेरा खुद का आता है, उसको मैं खुद क्रिएट करता हूँ, खुद अपने एडिट करता हूँ।
और बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड बेसिकली मैं इसलिए पसंद करता हूँ, वैसे मैं फॉलो तो बिजनेस लाइन भी करता हूँ, कभी कभी मिंट भी देख लेता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस स्टैंडर्ड अपना खुद का फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें डायग्राम्स या डाटाज वगैरह या पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा आता है। वो मतलब बेसिकली थोड़ा सा रंगीन टाइप का होता है, कलरफुल होता है और बेसिकली अट्रैक्टिव दिखता है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। और इसके आर्टिकल्स वगैरह काफ़ी डिटेल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, तो इसलिए मैं बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ। तो ये 3 सोर्सेस आपको बेसिकली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बैंकर्स हैं, स्पेशली वर्किंग क्लास जो भी है, उसको टाइम नहीं है, वो लिटरली उसके पास टाइम नहीं है, तो वैसे केस में न्यूज़पेपर पढ़ना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। सो डू नॉट गेट, क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में 1.5 से 2 घंटे लगाएंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ों को कब पढ़ेंगे। सो डू नॉट गेट टाइम टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट टू डू। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूज हाइलाइट्स आर शेयर्ड फॉर दोज हू डू नॉट गेट टाइम, स्पेशली बैंकर्स। तो आपको ये कहाँ पर शेयर होता है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ब्रजेश मोन ट्यूटोरियल, उस पर आपको यहाँ पर डेली या 2 दिन 3 दिन पर मैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसका हाईलाइट शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है, उससे डिटेल आर्टिकल जो भी होने चाहिए, उसका जो भी समरी होना चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसको आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप देख सकते हो। देन आई एम फॉलोइंग यूट्यूब वीडियोज फॉर करंट अफेयर, शुड आई रीड मैगजीन। देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर मेरा खुद का भी अगर आप यूट्यूब वीडियोज में जब फ्यूचर में अगर प्रोवाइड करूंगा, फॉलो करते हो, तो भी आपको मैगजीन पढ़ने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूट्यूब वीडियोज में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और समझो ना कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ आप अगर कभी भी मतलब कोई कोर्स खरीद लिया या बुक ले लिया, तो आप ऑब्वियस सी बात है ना कि वो बुक पर ही बेस्ड वो कोर्स होगा। तो कोर्स या वीडियोज का मतलब क्या होता है कि आपको समराइज करके चीज़ों को आसान भाषा में आपको याद दिलाया, आपको समझाया जाए। लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वो सप्लीमेंट होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिप्लेसमेंट वर्सेस सप्लीमेंट। तो आपको सप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वीडियोज क्या है, बेसिकली सप्लीमेंट्री होते हैं, कोर्सेज सप्लीमेंट्री होते हैं। दे कैन नॉट रिप्लेस द ओरिजिनल सोर्सेज या ओरिजिनल मैगजीन्स या बुक्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सप्लीमेंट्री वर्सेज रिप्लेसमेंट। तो आपको एज ए सप्लीमेंट तो वीडियो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो से बेसिकली जब हम लोग देखते हैं चीज़ों को, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती है। और जो कंटेंट पढ़ना होता है वो थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बार वीडियोज देखे हुए हो तो आपको मैगजीन को पढ़ने में कम टाइम लगेगा, उसको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। वीडियोज आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो, अपनी ईयरफोन लगाया ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आसानी होती है। सो आप वीडियोज को एक सप्लीमेंट्री के तौर पर लिया करो, ना कि उसको ओरिजिनल सोर्स बनाया करो। ओके, सो नाउ यू गेट माई पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है आई एम फॉलोइंग XYZ मैगजीन, विल इट बी सफिशिएंट। सी पर्सनली आई डू नॉट यूज अदर मैगजीन्स, या जो भी मुझे सोर्सेज के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में क्लियर आइडिया नहीं है कि वो किसका क्वालिटी क्या है, कितना कवर करता है, एग्जाम में किस तरह से आते हैं। क्योंकि मैं अपना खुद का PIB बनाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसके बारे में विश्वास है। मैं एसी पढ़ता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है एसी के बारे में मुझे आइडिया है। एक दो वीडियोज कभी कभी जनरली देखता नहीं हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ, तो वो सब हो जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी सर्च करें तो उसको आप कंपेयर करें कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो इस तरह से हैं, क्या वो कवर कर रहा है। ये नहीं कि जो एजुकेटर ने बोल दिया तो मान लिया, नो। आपको उसके बारे में खुद एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर ये जरूर बोलेगा कि उसका 100% पूछ लिया गया, 70% आया। मैं खुद भी ये बोलूँगा कि 70% मेरे जो पढ़ाए हुए उसमें से आ गए। बट ऐसा एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता, ये आप खुद फील करोगे जब आप एग्जाम दोगे। तो ये चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है विल योर PIB समरी बी सफिशिएंट फॉर फेज 2। देखो सफिशिएंट की जहाँ तक बात है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 100% तो नहीं होगा भाई, लेकिन 80% तो मैं गारंटी दे सकता हूँ हो सकता है। और कोई भी सोर्स आपको 100% तो लिटरली उतना तो नहीं हो पाता है यार। 80% लेकिन हो गया, लेकिन 80% भी तो 60% पर सिलेक्शन हो जाते हैं, तो 80% तो काफ़ी अच्छा है। सो डेफिनेटली जो भी अभी करंट में मार्केट में PDF अवेलेबल है, जो भी समरी सोर्सेस वगैरह अवेलेबल है, उसमें बेस्ट है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसमें कम दाम पर इतना अच्छा कोई कंटेंट नहीं दे रहा है। और ये लोग भी बोल रहे हैं, जो 2300 लोग एनुअल सब्सक्राइबर्स हैं, या मंथली भी आपको 150 लोग लेते हैं, तो वो सब के सब यही चीज़ बोलते हैं कि सर इतना कंटेंट या इस तरह का क्वालिटी जो आपको और कोई नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली आपको जो बेस्ट है वही फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली सफिशिएंट ही होगा, तो आप PIB सोर्सेज फॉलो कर सकते हो मेरा वाला, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सफिशिएंट ही हो। ओके, और अभी जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं, जो मैंने खुद भी दिए हैं, वो सब में काम आया है, उसको तो आप देख ही सकते हो। हाउ मेनी मंथ ऑफ करंट अफेयर्स, तो इसमें बेसिकली हम लोग 2 बारे में बात करेंगे। अगर मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है, जैसे 1 अप्रैल को बोल रहे हैं प्रीलिम होगा और 6 को मेंस होगा, 6 मई को मेंस होगा, तो वैसे केस में जो हम लोग इसको कह सकते हैं
कि फेज 1 के लिए आरबीआई न्यूज़, बैंकिंग इकोनॉमी, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स, ये आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स करने पड़ेंगे। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको जो भी इंपॉर्टेंट जैसे आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह वो आपको करने पड़ेंगे। एसएससी अफेयर्स मैंने बता दिया, सोल सकिंग करंट अफेयर्स। एसएससी का मतलब क्या है? सोल सकिंग करंट अफेयर्स। ये बेसिकली अगर आप करते हो एसएससी अफेयर्स, ये आपको जॉन ऑनवर्ड्स करने हैं, 3 महीने का कर लोगे वो सफिशियंट है। 3 मंथ्स आपको बेसिकली करने होते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना, सिमिलरली यही चीज़ आपको फेज 2 में भी काम आता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो इसको आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स करने हैं, और मैंने ऑलरेडी अक्टूबर से दिसंबर का पीडीएफ जो है 149 में अवेलेबल करा दिया है। पीआईबी, आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह का ये सब का 149 में अवेलेबल है। तो आप जो है वो वाला लिंक यूज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके आप ये मैगजीन बाय कर सकते हो। ये 174 पेज का मैगजीन है जो आपका पूरा का पूरा 3 महीने का फेज 2 करंट अफेयर्स और ये वाला सेगमेंट जो है ये आपका कवर कर देगा। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन मिलते हैं अगले वीडियो में।